गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम अपना 14th चैप्टर जो पढ़ रहे थे, 14th चैप्टर में अब तक हमने जो पढ़ा उसमें हमारा 14th चैप्टर लगभग पूरा हो चुका है। ये जो वीडियो है ये एक रिवीजन वीडियो है जिसमें मैं बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से तुम्हें समझाऊंगा कि किस तरह से हमने एक नया टॉपिक अर्धचालक पढ़ा है, उसको किस तरह से पढ़ना है, तुम्हें किस तरह से समझना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया, जिसमें हमने पदार्थों को 3 भागों में बांटा। एक कैटेगरी थी चालक, दूसरी कुचालक तथा तीसरी कैटेगरी जो थी अर्धचालक थी। तो चालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा जो अपनी धारा जो होती है धारा का चालन करते हैं, और कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाए जाते तथा धारा का चालन बिल्कुल नहीं करते। उसके अलावा जो प्रतिरोधकता होती है चालकों की वो 10⁻2 से लेकर 10⁻8 ओम मीटर के आसपास होती है। इसका उदाहरण देखा जाए तो जितनी भी धातुएं हैं वे सब चालक होती हैं। और कुचालक में जो प्रतिरोधकता होती है वो लगभग 10⁻11 से 10⁻19 के आसपास होती है। और उनका उदाहरण देखें हम, जितनी भी अधातुएं हैं या फिर लकड़ी, आसुत, जल, अभ्रक, ये सब जो है वो अधातुएं होती है। उसके बाद हमने तीसरा जो नया इसका प्रकार पढ़ा वो था अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? चालक और कुचालक के बीच के कुछ पदार्थ होते हैं जिन्हें हम अर्धचालक देते हैं। ये 0 डिग्री केल्विन पर तो कुचालक की तरह बिहेव करते हैं, कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ाया जाता है, तापमान सामान्य ताप पर होता है या फिर जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे कमरे के ताप पर तापमान होता है, तो यह चालकों की भांति कार्य करने लगते हैं, इसलिए इन्हें अर्धचालक कहा जाता है। इनकी जो चालकता होती है या फिर इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो चालकों से तो ज्यादा होती है लेकिन कुचालकों से कम होती है। यानी कि इनकी प्रतिरोधकता 10⁻5 से लेकर 10⁻6 के बीच में होती है। इनके उदाहरण देखे जाए तो सिलिकॉन, जर्मेनियम जो कि नेज अर्धचालक होते हैं, तात्विक अर्धचालक होते हैं, वो इनके उदाहरण हैं। ये अर्धचालक जो होते हैं वो किस तरह से धारा का चालन करते हैं, आखिरकार उनमें होता क्या है कि ताप बढ़ाने पर वो धारा का चालन करने लगते हैं। तो दरअसल क्या होता है कि जो जितने भी चतुर्संयोजी परमाणु हैं जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, सब चतुर्संयोजी होते हैं। यानी इनके बाह्यतम जो कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए अपने आसपास 4 सिलिकॉन परमाणु रख लेते हैं। उन 4 सिलिकॉन परमाणु से 4 सहसंयोजक बंध बनाकर चारों इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। इस तरह से अपना अष्टक पूरा करते हैं। और जो 0 केल्विन ताप होता है उस पर ये अष्टक पूरा होता है। सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ता है तो सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा का चालन करने लगते हैं। तो इस प्रकार इनमें पदार्थों में ताप बढ़ने पर धारा का चालन होता है। करते हैं हमारा सबसे मेन टॉपिक जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत या ऊर्जा बैंड थ्योरी। ऊर्जा बैंड थ्योरी में क्या होता है कि जैसा हमें पता है कि कोई भी परमाणु होता है उसमें नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षकों में चक्कर लगाते हैं, और कक्षकों में चक्कर लगाते हैं तो उनके अलग अलग कक्षक होते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इस तरह से अलग अलग कक्षक होते हैं, उनमें वो चक्कर लगाते हैं। तो अकेला अकेला परमाणु है, अलग विलगित परमाणु है, केवल सिंगल एटम है, सिंगल परमाणु है हमारे पास, तो उसके जो कक्षक होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं और आराम से चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही कोई ठोस पदार्थ लेते हैं हम, तो ठोस पदार्थ में क्या होते हैं, परमाणु पास पास होते हैं, जिससे उनके कक्षक भी पास पास आते हैं, और उन कक्षकों की जो ऊर्जाएं होती है वो आपस में अंतःक्रिया करके और वितरित हो जाती हैं अलग अलग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। मतलब बैंड के रूप में पूरी ऊर्जा उनकी समाहित हो जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ जा सकता है पूरे एक बैंड के अंदर। तो इसी तरह से अलग अलग कक्षक अपने अलग अलग बैंड बनाते हैं, और जो सबसे बाह्यतम कक्षक होता है उसके द्वारा बनाया गया बैंड को हम संयोजकता बैंड बोलते हैं, और उसके ऊपर जो खाली बैंड होता है, उसके ऊपर जो खाली कक्षक होते हैं उन्हें हम चालन बैंड या फिर चालक बैंड या फिर कंडक्शन बैंड, इंग्लिश में हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो इस प्रकार बैंड का निर्माण होता है। तो बैंड के आधार पर हम पदार्थों को चालक, कुचालक तथा अर्धचालक के रूप में हम समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं? क्योंकि जो चालक होते हैं उनके संयोजी जो कक्ष होते हैं या संयोजी ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो पूरे भरे हुए नहीं होते हैं, वो लगभग उनमें वैकेंसी होती है किसी न किसी चीज की। तो जिससे क्या होता है, इनका संयोजी जो बैंड होता है वो पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होता। पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होता यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो उस बैंड में कहीं पे भी आ जा सकता है। अगर पूरा भरा हुआ होता तो कहीं नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा खाली है तो वो कहीं पे भी जा सकता है, यानी कि वो अपने बैंड में ही गति करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा, अपने से ऊपर जो चालन बैंड है उसके बीच में और संयोजी बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है, किसी भी संयोजकता बैंड या फिर किसी भी चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसे हम वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये चालकों में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है लगभग, यानी कि इनमें अंतर होता ही नहीं है। अंतर होता ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन आराम से चालन बैंड में जा सकते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन अगर कुचालकों की बात की जाए तो कुचालकों में जो संयोजी बैंड है वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में भी गति नहीं कर सकते
और इनका जो चालन बैंड होता है वो संयोजी बैंड से काफी ऊंचा होता है, यानी कि ऊर्जा का जो अंतर है, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो लगभग 3 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके इतनी ऊपर स्टेट में नहीं जा पाता और ऊर्जा इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता और ऊर्जा का या फिर विद्युत धारा का चालन नहीं करता। तीसरा जो पदार्थ है हमारे पास वो होते हैं अर्धचालक। अर्धचालकों में क्या होता है कि अर्धचालकों में ये जो गैप है एनर्जी का कंडक्शन बैंड और संयोजी बैंड में, वो क्या होता है, वो बहुत कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, यानी कि सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसे आसानी से इलेक्ट्रॉन पार कर जाते हैं और विद्युत धारा का चालन करते हैं। असल में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब अपने स्थान से छोड़ के ऊपर चालन बैंड में जाता है, तो चालन बैंड में जाते समय जहां पर से वो जाता है वहां एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है या फिर एक रिक्ति का स्थान बन जाता है। उस रिक्तिका को हम होल बोलते हैं। वो होल भी क्या करता है, धारा का चालन करता है। इस तरह से होल और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है और ये होल और इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के चालन में सहायक होते हैं। जो ये अर्धचालक होते हैं इनको अशुद्धि के आधार पर फिर आगे हमने 2 भागों में बांटा, एक नेज अर्धचालक और एक अपद्रव्य अर्धचालक। नेज अर्धचालक क्या होते हैं कि वे अर्धचालक जो जिनमें बिल्कुल भी तात्विक अर्धचालक होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं पाई जाती है, उन्हें हम नेज अर्धचालक कहते हैं। तो इनमें धारा का चालन कैसे होता है, हमें पता है कि एक सिलिकॉन के आसपास 4 सिलिकॉन होते हैं और सारे कक्षक बना के अपना कक्षक पूरा करके और बैठे रहते हैं। जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन मुक्त जैसे ही होता है तो जहां से मुक्त हुआ वहां पे होल बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल युग्म का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन होल युग्म क्या करते हैं, धारा का चालन करता है। इलेक्ट्रॉन तो आराम से कहीं से भी कहीं जा सकता है और जो होल है उसको भरने के लिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया, जैसे ही कहीं दूसरे बंध से इलेक्ट्रॉन टूट के वहां आया तो वो होल तो भर गया, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन आया वहां खाली जगह हो गई। तो असल में क्या हुआ कि जो होल है उसने अपनी जगह चेंज कर ली और इस तरह से होल भी मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही सकते हैं। तो इस तरह से धारा का चालन होता है नेज अर्धचालकों में। जैसे ही इनमें अशुद्धि मिला दी जाती है तो अशुद्धि मिलाने के कारण क्या होता है कि इनमें धारा की चालकता, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल बहुत कम बन पाते हैं नेज अर्धचालकों में। इसलिए इनकी चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें अशुद्धियां मिलाते हैं। अशुद्धियां मिलाने से इनकी चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि हमें क्या बढ़ाना है, हमें ये जो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन और होल जो है इनकी संख्या बढ़ानी है कि हम कैसे इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं और इनकी संख्या बढ़ाकर हम चालकता बढ़ा सकते हैं। तो हम अपद्रव्य अर्धचालक काम में लेते हैं। अपद्रव्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं अशुद्धि के आधार पर। जिस प्रकार की उनमें अशुद्धि मिलाई जाती है उसके आधार पर वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पी प्रकार के अर्धचालक और एक एन प्रकार के अर्धचालक। अब पी प्रकार के और एन प्रकार के में क्या अंतर होता है, जैसे हम बात करें सबसे पहले पी प्रकार के अर्धचालकों की, तो पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उनमें जितने भी, जैसे हमारा जो जर्मेनियम में सिलिकॉन होता है वो चतुर्संयोजी परमाणु होते हैं। तो जब चतुर्संयोजी नेज अर्धचालकों में हम त्रिसंयोजी परमाणुओं की अशुद्धि मिलाते हैं। तो त्रिसंयोजी परमाणु क्या होते हैं, त्रिसंयोजी परमाणु जो होते हैं हमारे, यानी कि बोरोन, एल्यूमिनियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये वाले 13वां जो वर्ग है उसके जो तत्व हैं वो सब क्या कहलाते हैं, 13वें वर्ग के तत्व त्रिसंयोजी तत्व कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जब भी इनकी संयोजकता 3 होती है, इनकी संयोजकता 3 होती है, यानी कि इनके बाह्यतम कोश में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 3 ही बंध बना पाते हैं, चौथा बंध बनाते नहीं है। तो इस वजह से चौथे बंध की जगह क्या हो जाती है, खाली जगह हो जाती है, यानी कि होल बन जाता है, एक पॉजिटिव आयन बन जाता, मतलब आयन तो हमारा नेगेटिव बनता है इसमें, लेकिन एक जगह जो खाली रहती है वो पॉजिटिव धनात्मक आवेश की होती है। धनात्मक आवेश होने के कारण ये जो धनात्मक आवेश गति करता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जब गति करता है तो पी से पॉजिटिव है, इसलिए इसको हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोल देते हैं, पी टाइप का अर्धचालक बोल देते हैं। अब ये जो अशुद्धियां हैं ये क्या करती हैं, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इनमें, तो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करती है, इसलिए हम ग्राही अशुद्धि बोलते हैं। यानी कि जो 13वें वर्ग की अशुद्धियां या त्रिसंयोजी तत्व जितने भी उन्हें हम ग्राही अशुद्धि यानी कि एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो बात हो गई पी टाइप के सेमीकंडक्टर की। पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनमें क्या बने, होल बन रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन तो तापीय ऊर्जा के कारण क्या होते हैं, जैसे ताप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन होल अलग से बनेंगे। और एक होल किसकी वजह से बन रहा है, एक होल बोरोन की अशुद्धि मिलाने से या एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाने से एक होल बन रहा है। तो इस तरह से होल की संख्या ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है पी टाइप के अर्धचालकों में, जिसके कारण बहुसंख्यक आवेशवाहक जो है वो होल होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें जो आयन बनते हैं, आयन का निर्माण होगा, यानी कि बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है इसलिए हम ग्राही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है इसलिए ग्राही बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेने के कारण क्या बन जाएगा, खुद माइनस बन जाएगा, ऋणायन। तो बोरोन या फिर एल्यूमिनियम या फिर गैलियम जो होते हैं वो ऋणायन आयन होते हैं। अब बात करें एन टाइप के सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब हम 14वें वर्ग में, 14वां वर्ग क्या होता है हमारा सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसमें हम 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं। 15वें वर्ग की अशुद्धि यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑस्मियम, आर्सेनिक या फिर
जितने भी मतलब पंच संयोजी तत्व होते हैं जिनकी संयोजकता 5 होती है, इनकी अशुद्धि मिला देते हैं, तो उससे जो अर्धचालक बना उसे हम एन टाइप का अर्धचालक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही हमने अशुद्धि मिलाई तो बाह्यतम कोश में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बंद बना लेते हैं और 5वां इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है। वो 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में पूरे अर्धचालक में कहीं पे भी घूम सकता है, जिसके कारण धारा का चालन होता है। यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, होल बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसलिए अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। अब बात करते हैं हम पीएन संधि डायोड। पीएन संधि क्या होती है, तो पीएन संधि जो है वो क्या होती है कि पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को परमाणुीय स्तर पर इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि वो जहां से जुड़े हैं, जो उनकी संपर्क सतह है वो कैसी हो, वो बिल्कुल सतत बनी रहे। तो इस प्रकार से बनी संरचना या फिर इस प्रकार से जो संधि बनी है उस संधि को तो हम पीएन संधि बोलते हैं, और जो युक्ति बनी है उसे हम पीएन संधि डायोड बोलते हैं। तो इसमें निर्माण कैसे करते हैं अब इसका निर्माण ऐसे परमाणुीय स्तर पर तो कैसे जोड़ पाएंगे, परमाणु स्तर पर नहीं जोड़ पाते, इसलिए हम क्या करते हैं, पूरा एक सिलिकॉन का या जर्मेनियम का क्रिस्टल लेते हैं और उसके आधे भाग में पी टाइप की अशुद्धि मिला देते हैं और आधे भाग में एन टाइप की अशुद्धि मिला देते हैं। इस तरह से पीएन संधि का निर्माण होता है। अब पीएन संधि बन गई तो इसमें क्या क्या क्रिया होती है, किस तरह की धाराएं प्रवाहित होती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे कि पीएन संधि बन के कैसे तैयार होती है। तो जैसे ही हमने किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम में हमने अशुद्धि मिलाई, पी एक तरफ एक भाग में पी टाइप की और एक भाग में एन टाइप की, तो जैसे ही हमने अशुद्धि मिलाई तो क्या होगा, आयन बनेंगे। सबसे पहले तो जैसे पी टाइप की अशुद्धि मिलाई तो इधर ऋणायन बन जाएंगे, और एन टाइप की अशुद्धि मिलाई तो इधर धनायन बन जाएंगे। इधर ऋणायन बनने से होल मुक्त होंगे, बहुत सारे होल बनेंगे बहुत सारे, और इधर धनायन बनने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे बहुत सारे। ये इधर इस साइड में पी भाग है और इस साइड में एन भाग है, ऐसे समझो। तो इस साइड में हमारे पास धनायन है, बहुत ऋणायन है बहुत सारे, और इस भाग में धनायन है हमारे पास। अब क्या होता है कि यहाँ पे होल बहुसंख्यक है और एन भाग में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है। तो मैं एक छोटा सा एनिमेशन यहाँ लगा दूंगा जिससे तुम अच्छे से समझ पाओगे कि होल किस तरह से इधर गति कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन किस तरह से इधर गति कर रहे हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे विसरण की क्रिया होती है। विसरण की क्रिया से क्या होता है कि विसरण का मतलब होता है कि अधिक सांद्रता से कणों का कम सांद्रता की ओर जाना ही विसरण कहलाता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हायर डेंसिटी से हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ किसी भी एटम का, किसी भी गैस मॉलिक्यूल का या फिर किसी भी एलिमेंट का मूव करना, वही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है, पी भाग में होल ज्यादा है, यानी कि होल की कंसेंट्रेशन, होल की सांद्रता ज्यादा है। एन भाग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज्यादा है। तो एन भाग से तो इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर आने की कोशिश करेंगे, और पी भाग से जो होल है वो एन भाग की ओर जाने की कोशिश करेंगे। इसे इसलिए क्या होती है, एक विसरण धारा उत्पन्न होती है जिसकी दिशा क्या होती है, एन से पी की तरफ। विसरण धारा की दिशा क्या होगी, विसरण धारा की दिशा पी से एन की तरफ होगी, क्योंकि होल यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की दिशा में ही धारा प्रवाहित होती है। तो होल कहां जा रहा है हमारा, पी से एन की तरफ जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में और होल की दिशा में ही धारा प्रवाहित होती है। ये जो धारा है विसरण धारा कहलाती है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल गति करने लगते हैं तो संधि जहां पर है उसके आसपास का इलाका जो होता है उसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल आपस में आते हैं तो एक दूसरे में पुनर्संयोजित हो जाते हैं वो, और डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज यानी कि एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल मिलके, होल क्या है, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा उसने होल की खाली जगह भर दी, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह भरते ही वहां पे वैकेंसी खत्म हो गई। तो क्या होता है कि मुक्त आवेशों की कमी हो जाती है संधि के आसपास, और इस तरह से एक परत बनती है जिसमें मुक्त आवेशों की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। इस परत को हम अवक्षय परत बोलते हैं। इस अवक्षय परत के कारण, अब इस अवक्षय परत में क्या हो गया, मुक्त आवेश बहुत कम है, जिसकी एन वाली सतह पर तो धनावेश है और पी वाली सतह पर ऋणावेश है। अब क्या होता है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, जो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में आने वाले होल को तो रोकता है और विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में जाने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकता है। अब इन दोनों को रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि विसरण धारा को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या करता है कि जो पी भाग में अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, और एन भाग के अल्पसंख्यक होल को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे एक अपवाह धारा उत्पन्न होती है जो कि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण है। अल्पसंख्यक आवेश वाहक यानी कि जो मात्रा में कम है, तो इनके कारण जो धारा उत्पन्न होगी वो धारा भी बहुत कम होगी, और इस बहुत कम धारा के कारण जो अपवाह धारा होती है बहुत कम होती है। लेकिन जैसे जैसे अपवाह धारा बढ़ने लगती है, अपवाह धारा धीरे धीरे बढ़ेगी, और जैसे शुरू में क्या होता है, जो हमारी विसरण धारा है वो बहुत ज्यादा होती है और अपवाह धारा बहुत कम होती है, तो धीरे धीरे विसरण धारा कम होने लगती है और अपवाह धारा बढ़ने लगती है। एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों धाराएं बिल्कुल बराबर हो जाती हैं, और इस समय पीएन संधि बनकर बिल्कुल तरीके से तैयार हो जाती है, जब दोनों की धारा बराबर हो जाती है। यानी कि पीएन संधि जब हमारे पास बनकर रेडी है, उस समय पीएन संधि के अंदर कोई प्रकार की धारा नहीं बह रही है। विसरण धारा और जो अपवाह धारा है दोनों एक दूसरे की उल्टी दिशा में, और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कैंसिल कर देती है। इस तरह से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती पीएन संधि में, और पीएन संधि बिल्कुल बनके तैयार है। और इस स्थिति में क्या होता है,
अब ये पीएन संधि बनके तैयार हो गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इस पे हमें सर्किट में जोड़ना पड़ेगा, सर्किट में काम लेना पड़ेगा। तो सर्किट में हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव सिरे से क्या जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से इसकी दो बाइसिंग होती है या दो अभिनतियां होती है, एक अग्र अभिनति और एक पश्च अभिनति। अग्र अभिनति क्या होती है कि जब पी भाग को, पीएन संधि बना गई, अब इस पीएन संधि के पी भाग को अगर हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ें तो होती है अग्र बाइसिंग, और पी भाग को अगर हम नेगेटिव से जोड़ दें तो ये होगी पश्च बाइसिंग। ठीक है, अब दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, दोनों में होता क्या है। जब अग्र बाइसिंग से मान पहले हम पढ़ते हैं अग्र बाइसिंग। अग्र बाइसिंग क्या होती है, तो अग्र बाइसिंग में जैसे ही हमने बैटरी के पी भाग को बैटरी के पॉजिटिव को हमने पी भाग से जोड़ दिया, तो पी भाग से जोड़ दिया, और जो एन भाग है वो किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से जुड़ेगा। तो नेगेटिव से जुड़ गया हमारा एन भाग और पॉजिटिव से जुड़ गया पी भाग। तो पी भाग जैसे ही पॉजिटिव से जुड़ा, तो जो हमारी पीएन संधि है, पीएन संधि के अंदर बहुत सारे आवेश वाहक हैं। तो क्या होता है कि पीएन संधि का खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि रोधिका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस रोधिका विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, एन से पी की तरफ, और जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर से हम लगा रहे हैं सेल की या बैटरी की सहायता से, उसकी जो दिशा है वो इधर है। और ज्यादा मात्रा किसकी है, जो हम बाहर से विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं। तो ये जो अंदर वाला विद्युत क्षेत्र है उसको कम कर देगा और एक तरह से बिल्कुल खत्म कर देगा, जिससे जो अवक्षय परत है, अवक्षय परत की मात्रा कम हो जाती है, विभव रोधिका का मान घट जाता है, और बहुसंख्यक आवेशवाहक अधिक तेजी से गति करने लगते हैं, जिससे होल पी से एन भाग की तरफ जाने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन एन से पी भाग की तरफ आने लगते हैं। और इस प्रकार धारा का चालन सुगमता से होता है, अच्छे तरीके से होता है। और इस स्थिति में पीएन संधि जो होती है वो अग्र बायसिंग में बिल्कुल अल्प प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। ये तो बात हुई अग्र बायस की। अब इसका एक ग्राफ भी बनता है, वो भी हम साथ के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे हम सेल से, तो वैसे वैसे धारा बढ़ती है। और धारा किस रूप में बढ़ती है, शुरू में तो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। बस ये ग्राफ इसका बनता है, इस तरह से चर घातांकी रूप से इसका ग्राफ बनता है। अब बात करते हैं हम पश्च बायस की। पश्च बायस में क्या होता है, बैटरी के पॉजिटिव सिरे को हमने जोड़ दिया इस बार पीएन संधि के एन सिरे से, और जो पीएन संधि का पी सिरा है उसको हमने नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया, ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया बैटरी के। तो अब क्या होगा, पीएन संधि का जो अंदर का विद्युत क्षेत्र है, इंटरनल विद्युत क्षेत्र है, उसकी दिशा एन से पी की तरफ है, और बाहर से जो हमने विद्युत क्षेत्र लगाया है उसकी दिशा भी क्या है, एन से पी की तरफ है। तो इससे क्या होता है कि जो अंदर आंतरिक विद्युत क्षेत्र है उसका मान और बढ़ जाता है, और बढ़ने से क्या होगा, ये बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है इनको और दूर दूर कर देता है, और दूर दूर कर देता है। तो अवक्षय परत का मान इससे बढ़ जाता है, विभव रोधिका का मान बढ़ जाता है, और बहुसंख्यक आवेश वाहकों की जो गति होती है वो बिल्कुल रुक जाती है, अब बिल्कुल ही नहीं होती, और विसरण धारा का मान बहुत कम हो जाता है। और जिससे क्या होती है, अपवाह धारा बढ़ जाती है। अपवाह धारा के बढ़ने से अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो है, जो कि एन भाग में होल है और पी भाग में इलेक्ट्रॉन है, वो गति करने लगते हैं और हल्की सी मामूली सी धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम उत्क्रम संतृप्त धारा कहते हैं। और लेकिन ये तो बात हुई थोड़ी सी बात, लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि हमारी पीएन संधि के अंदर जितने भी बंध हैं वो टूटने लग जाएं। बंध बने हुए यानी कि सिलिकॉन जर्मेनियम आपस में बंध से जुड़े होते हैं, वो बंध टूटने लग जाएं, तो इलेक्ट्रॉन और होल इतने ज्यादा बनने लग जाते हैं कि उल्टी दिशा में बहुत तेजी से धारा प्रवाह होने लगती है। ऐसा काम जिस वोल्टेज पर होता है उसे हम भंजन वोल्टेज बोलते हैं, और जो धारा होती है इसे भंजन धारा कहते हैं हम। ब्रेकिंग करंट या ब्रेकिंग वोल्टेज इंग्लिश में बोला जाता है। तो इस तरह से, और इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ नेगेटिव में बनाएंगे हम, यानी कि ये उल्टी वाली दिशा में, यहाँ पे इधर ये वाले जो अक्ष होगी हमारी धारा को दिखाएगी, और ये वाली अक्ष वोल्टेज को दिखाएगी। तो इसका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे तो कैसे बढ़ता है, पहले तो लगभग हल्की सी धारा बढ़ती है, और लेकिन एक वोल्टेज ऐसा आता है उसके लिए धारा लगभग अचानक से बढ़ने लग जाती है। और इसमें जो धारा का मान है बहुत कम होता है, इसलिए जो नापने के लिए हम काम में लेते हैं वो माइक्रोमीटर काम में लेते हैं, और हमारे जो अग्र बायस जो फॉरवर्ड बायस है उसमें हम मिलीमीटर काम में लेते हैं धारा को नापने के लिए। बस इतना सा है। अब बात करते हैं हम विद्युत, जो हमारे पीएन संधि डायोड है उसका हम उपयोग किस किस रूप में करते हैं। तो पहले तो काफी उपयोग होते थे कि रेक्टिफायर के रूप में, एलईडी के रूप में, या फिर एलडीआर के रूप में, और ट्रांजिस्टर बनाने में ट्रांजिस्टर के भी आगे उपयोग पढ़ते थे हम। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर, कैसे हम 2 लीटर के रूप में काम में लेते हैं ट्रांजिस्टर को, या फिर ट्रांजिस्टर को कैसे हम एम्पलीफायर के रूप में काम में लेते हैं। जैसे हम स्पीकर बनाते हैं, स्पीकर क्या करता है, हम बहुत धीरे बोलते हैं इस माइक में बहुत धीरे बोलते हैं तो उसको तेज उसकी आवाज को बढ़ा देता है। तो असल में क्या कर रहा है, वो एम्पलीफाई कर रहा है, उसका मॉड्यूलेशन मतलब आयाम बढ़ा रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है उसको। तो एम्पलीफायर के रूप में भी हम ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर वगैरह तुम्हारे सिलेबस से हटी गए, केवल एक टॉपिक बचा है, रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी। तो दिष्टकारी क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद इसको कंपाइल करते हैं हमारे चैप्टर को। तो ठीक है, तो दिष्टकारी क्या होता है, जैसे नाम से पता है कि रेक्टिफायर है, तो क्या करता है कि एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। जो हमारी एसी आती है प्रत्यावर्ती धारा,
उसको दिष्ट धारा में बदलने का काम जो युक्ति करती है उसे हम दिष्टकारी कहते हैं। अब ये काम कैसे करती है, इसमें क्या उपयोग करते हैं, इसमें हम पीएन जंक्शन जो हमारा डायोड है उसका उपयोग करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड जैसा कि हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अग्र बायस में तो धारा प्रवाहित होने देता है आराम से, बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है, लेकिन पश्च बायस में धारा उत्पन्न होने नहीं देता। मतलब उत्क्रम संतृप्त धारा उत्पन्न होती है थोड़ी सी, बहुत कम मात्रा में, तो उसको नगण्य ही मान सकते हैं। यानी कि उल्टी दिशा में तो जीरो धारा प्रवाहित करेगा और सीधी दिशा में बहुत ज्यादा धारा प्रवाह करता है। तो इसका उपयोग करके हम पीएन संधि डायोड का उपयोग करके हम रेक्टिफायर का बनाते हैं। तो जो रेक्टिफायर है यानी कि एसी को किस में बदल रहा है, डीसी में। अब इसका उपयोग, अब इसके जो दो प्रकार हैं, एसी में क्या होती है, हमारे पूरी तरंग होती है, मतलब पूरी एक तरंग होती है जो पहले पॉजिटिव में चलती है और फिर नेगेटिव में चलती है। तो ये जो तरंग है उसका पॉजिटिव वाले भाग को ही, यानी कि आधे आधे भाग को ही अगर कोई डीसी में चेंज करे तो उसे हम बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। और अगर कोई दिष्टकारी उसके पॉजिटिव भाग को और नेगेटिव भाग दोनों को डीसी में चेंज करे तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब पूर्ण अर्ध तरंग दिष्टकारी का जो डायग्राम होता है मैं यहाँ लगा दूंगा ऊपर, यहाँ से देख लेना कि ये अर्ध तरंग जो दिष्टकारी है उसका डायग्राम ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, एक जो हमारा इनपुट वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज क्या होता है, इनपुट वोल्टेज से हम ट्रांजिस्टर को जोड़ते हैं और ट्रांजिस्टर की जो द्वितीय कुंडली होती है उसका ए सिरे को हम जोड़ देते हैं किससे, हमारे जो पीएन संधि है उसके पी सिरे से, और जो उसका उल्टा सिरा है यानी कि बी सिरा जो है द्वितीय कुंडली का उसको हमने जोड़ दिया एन सिरे से। अब जैसे हमारा पहला आधा चक्कर आएगा तो पहले आधे चक्कर में यानी कि पॉजिटिव चक्कर है, धनात्मक चक्कर है, तो धनात्मक चक्कर के लिए ए बिंदु हो जाएगा धनात्मक और बी बिंदु हो जाएगा ऋणात्मक, यानी कि पीएन संधि हमारी अग्रबायस में आ जाएगी और धारा आराम से प्रवाहित होगी। लेकिन जैसे ही ऋणात्मक चक्कर आएगा तो ऋणात्मक चक्र में ए बिंदु हो जाएगा हमारा माइनस में और बी बिंदु हो जाएगा प्लस में, यानी कि पीएन संधि जो है हमारी पश्च बायस में आ जाएगी और पश्च बायस में आने से इसमें जो धारा है वो प्रवाहित नहीं होगी और परिपथ में यानी कि आउटपुट में हमें कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होगी। तो यानी कि क्या कर रहा है हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो केवल पॉजिटिव हिस्से के लिए ही अग्र बायस में आ रहा है और नेगेटिव हिस्से के लिए पश्च बायस में है, यानी कि उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो केवल हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, आउटपुट हमारा ऐसा मिलेगा, पहले पॉजिटिव चक्कर में मिल गया, फिर जैसे ही नेगेटिव चक्कर आया तो कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, फिर पॉजिटिव चक्कर के लिए धारा मिली, फिर वापस जीरो। तो इस तरह से हमें हमारा ग्राफ मिलेगा या फिर इस तरह से हमें हमारी दिष्ट धारा मिलेगी। ये तो बात हुई अर्ध तरंग दिष्टकारी की। लेकिन पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी भी इस तरह का होता है लेकिन इसमें दो डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं। जो हमारी जो उसका चित्र भी यहाँ लगा दिया मैंने, इसमें से देख लेना। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की द्वितीय कुंडली के ए सिरे से एक डायोड जोड़ देते हैं, डायोड का पी सिरा, और जो बी बिंदु है उससे भी क्या कर जोड़ देते हैं, डायोड का पी सिरा जोड़ देते हैं। दो डायोड काम में लेते हैं D1 और D2, और जो ये D1 D2 का मध्य क्षेत्र है वहां से हम लोड प्रतिरोध जोड़ देते हैं जहां पे हमें आउटपुट प्राप्त करना है। अब क्या होता है, जैसे हमने पहला सिरा जैसे ही देखा, पहला सिरा धनात्मक है तो धनात्मक सिरे के लिए ए बिंदु पॉजिटिव है और बी बिंदु नेगेटिव है, यानी कि जो D2 है वो तो पश्च बायस में हो जाएगा और D1 जो है अग्र बायस में हो जाएगा, यानी कि केवल D1 में से धारा जाएगी और प्रतिरोध में से धारा होके हमारी आउटपुट मिलने लगेगा। ये तो बात हुई किसकी, पहले धनात्मक चक्र की। अब जैसे ही ऋणात्मक चक्कर आएगा तो ऋणात्मक चक्र में ए बिंदु नेगेटिव हो जाएगा और बी बिंदु पॉजिटिव हो जाएगा। ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव होने से जो D1 डायोड है वो तो पश्च बायस में आ जाएगा और जो D2 डायोड है वो अग्र बायस में आ जाएगा, यानी कि अब D1 में से कोई धारा नहीं जाएगी, कहां से जाएगी, D2 में से होते हुए धारा जाएगी और धारा होते हुए हमारी लोड प्रतिरोध में आएगी और लोड प्रतिरोध में हमें आउटपुट मिलेगा। यानी कि आउटपुट जो मिल रहा है हमें सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, ऊपर से धारा आ रही है तो भी सेम डायरेक्शन में, नीचे से धारा जा रही है तो भी सेम डायरेक्शन में, यानी कि आउटपुट हमें हमेशा सेम डायरेक्शन में ही मिलेगा और दोनों तरंगों के लिए मिल रहा है, धनात्मक चक्र के लिए भी मिल रहा है और ऋणात्मक चक्र के लिए भी मिल रहा है। तो हमारा आउटपुट कैसा होगा, शुरू में धनात्मक चक्र के लिए इस तरह से होगा, दिशा सेम है, और ऋणात्मक चक्र के लिए भी आउटपुट हमारा पॉजिटिव में ही होगा, क्योंकि जो हमारा RL है उसमें धारा इधर ही बह रही है, नीचे से जा रही है तब भी इधर ही बह रही है और ऊपर से आ रही है तब भी इधर ही बह रही है। तो पहले धनात्मक चक्र के लिए भी इस तरह से, ऋणात्मक चक्र के लिए भी इस तरह से, धनात्मक के लिए भी इस तरह से, ऋणात्मक के लिए भी इस तरह से, और इस तरह से हमें डीसी प्राप्त होती है। अभी डीसी क्या है, मतलब पूरी तरह से प्योर डीसी नहीं होती, इसको प्योर डीसी बनाने के लिए आगे फिल्टर लगाए जाते हैं, जैसे एल फिल्टर होता है, सी फिल्टर होता है, पाई फिल्टर होता है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है, इसका रिवीजन हो गया आज, और शायद 6th लेक्चर के रूप में मैं इसको डाल दूंगा एज ए रिवीजन क्लास। अपने नोट्स साथ में रखना और फिर इस लेक्चर को देखना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या समझाया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हम क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे एक बार। तो आज के लिए इतना ही। मैं सोच रहा हूँ कि अब जो अगला चैप्टर स्टार्ट करें हम, वो 11th चैप्टर स्टार्ट करें। 11वां जो चैप्टर है हमारा, पदार्थ का डुअल नेचर ऑफ मैटर जो है हमारा,
प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश की द्वैत प्रकृति, यही शायद चैप्टर का नाम हिंदी में। इंग्लिश में तो पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द डुअल नेचर ऑफ द लाइट, हिंदी में शायद ये बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश का द्वैत प्रभाव, यानी कि कणिक प्रकृति और तरंग प्रकृति, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, गुड नाइट, बाय।